मेरा एक आइसबर्ग फीमेल सीईओ के साथ कॉन्ट्रैक्ट था। मैं उसे अपने क्वालिटी जीन्स देता और वो मुझे 50 लाख देती। बच्चा पैदा होते ही पैसे और बच्चा दोनों का हिसाब क्लियर और मैं तुरंत वहां से निकल जाता। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मेरे जीन्स में जबरदस्त टैलेंट निकला। एक ही बार में जुड़वा बच्चे हो गए। ऑपरेशन थिएटर के बाहर पूरा हंगामा मचा हुआ था। मैंने इसी अफरा तफरी का फायदा उठाया और जिस छोटे भाई के रोने की आवाज थोड़ी कम थी उसे उठाकर पैसे लेकर भाग गया। 6 सालों तक मैं गांव में मुर्गियां पालता और सब्जियां उगाता रहा। मेरे हाथों पला मेरा बेटा एकदम तंदुरुस्त और गोल मटोल हो गया। फिर एक दिन मैं अपने बेटे को लेकर ट्राईसाइकिल से शहर में सब्जियां बेचने आया। तभी एक मेबैक आकर मेरे ठीक सामने रुक गई। उसमें से सूट बूट पहना हुआ एक छोटा सा लड़का बाहर निकला और उसकी शक्ल बिल्कुल मेरे बेटे जैसी थी। पापा, आपने मुझसे छुपकर शहर में मेरा एक और बेटा कब पैदा कर लिया? जियांग श्याओमान। उसकी ये चीख ऐसी थी कि पूरा माहौल हिल गया और आवाज में पूरा दम था। आसपास सब्जियां बेच रहे अंकल आंटियां और सब्जियां खरीद रहे अंकल आंटियां। अचानक उनकी नजर पूरी की पूरी मेरी तरफ घूम गई। गया काम से। अब तो मेरी 12 बज गई। मेरे दिमाग में जोर से भन भनाट होने लगी। हाथ में जो पत्ता गोभी मैं आंटी को बेचने वाला था वो लगभग मेरे हाथ से छूट ही गई। मेरे माथे से ठंडा पसीना बहने लगा। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि 6 साल की मेरी गांव वाली लाइफ आज इसी तरह सबके सामने मेरी बेइज्जती के साथ खत्म होगी। सामने खड़ी उस मेबैक के पास वही छोटा सा लड़का जिसने छोटा सूट पहन रखा था और गले में नन्ही सी बो टाई लगा रखी थी। वो पूरा का पूरा एक मिनी बॉस लग रहा था। वो भी मेरे बेटे जैसी हैरानी के साथ, लेकिन उसकी नजरों में हमारे लिए थोड़ी जांच पड़ताल और क्यूरियोसिटी भी थी। तभी उसके पीछे कार का दरवाजा एक बार फिर खुला। सबसे पहले ब्लैक स्टॉकिंग्स पहने एक लंबी टांग बाहर निकली। फिर वो चेहरा सामने आया जिसे मैंने अपने डीएनए तक में बसा रखा था, जिसका सपना आते ही मेरी नींद खुल जाती थी। छिन बिंग को 6 साल हो चुके थे, लेकिन वो अब भी वैसी ही थी। चेहरा एकदम बर्फ जैसा ठंडा और नजरें ऐसी जैसे किसी को भी जमा दे। बस फर्क इतना था कि इस वक्त उसके हमेशा बर्फ जैसे रहने वाले चेहरे पर हल्की सी दरार पड़ गई थी। उसकी नजर पहले मेरे बेटे जियांग श्याओमान पर पड़ी, उसके उस छोटे से चेहरे पर जिस पर थोड़ी मिट्टी लगी हुई थी, लेकिन वो चेहरा बिल्कुल मेरी ही तरह था। फिर उसकी नजर धीरे धीरे उस छोटे सूट वाले लड़के पर चली गई। दोनों लड़के बिल्कुल एक जैसे थे। एक ने पैबंद लगी जीन्स पहन रखी थी, बिल्कुल मिट्टी में लोटे हुए बंदर जैसा लग रहा था, और दूसरा महंगा डिजाइनर सूट पहने हुए था, एकदम किसी प्रिंस जैसा। ऐसा लग रहा था जैसे हवा तक जम गई हो। मुझे लग रहा था मेरा हार्ट रेट 180 तक पहुंच चुका है। पापा, कुछ बोलो ना। क्या आपका शहर में कोई दूसरा घर भी है? आप मेरे और गांव के मुहाने वाली वांग दहुआ के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? अबे बदमाश, मेरा वांग दहुआ से कब कोई चक्कर था? वो तो गांव के मुखिया की कुतिया है। मैंने तुरंत जियांग श्याओमान का मुंह दबा दिया और किसी तरह रोने से भी ज्यादा खराब मुस्कान अपने चेहरे पर ले आया। बच्चों की बातों का बुरा नहीं मानते, बच्चों की बातों का बुरा नहीं मानते। हाँ, छिन बिंग ने मेरी तरफ कोई ध्यान ही नहीं दिया। उसकी नजरें 2 तेज धार वाली सर्जिकल छुरियों जैसी थी, जो धीरे धीरे मेरे और जियांग श्याओमान के ऊपर से गुजर रही थी। उसके पीछे खड़े दोनों ब्लैक सूट वाले बॉडीगार्ड भी बिना किसी शोर के हमारी तरफ बढ़ने लगे। बस मेरे दिमाग में यही एक ख्याल आया। मैंने झटके से ट्राईसाइकिल का एक्सीलरेटर पूरा दबा दिया। 6 साल से मेरे साथ दौड़ रही इस बूढ़ी साथी ने भी गुस्से में जोरदार दहाड़ मारी और मुझे और सब्जियों से लदी पूरी गाड़ी को लेकर तेजी से आगे भाग निकली। उसे पकड़ो, पीछे से छिन बिंग की ठंडी आवाज सुनाई दी। धत, अपने जमाने में मैं खुद को अकिंग माउंटेन का रेसिंग किंग कहा करता था। मैंने एक्सेलरेटर पूरा घुमा दिया। ट्राईसाइकिल सब्जी मंडी की तंग गलियों में पागलों की तरह दौड़ने लगी। रास्ते में 2 फलों के ठेले टकराकर पलट गए और जमीन पर पड़े सारे टमाटर चपटे हो गए। अंकल आंटियों की गालियां और बॉडीगार्ड्स के पीछे से आती दौड़ने की आवाजें आपस में मिल गई। पापा, आप कितने कूल हो, बिल्कुल फिल्म की शूटिंग जैसी लग रही है। जियांग श्याओमान मेरी गोद में बैठा एक्साइटमेंट में चिल्ला रहा था। कूल क्या, जान बचाकर भाग रहे हैं। ये कोई फिल्म नहीं, जान बचाने की दौड़ है। लेकिन मेरी ट्राईसाइकिल आखिरकार 4 लोगों का मुकाबला अकेले नहीं कर पाई। जैसे ही मैं सब्जी मंडी से बाहर निकला, एक ब्लैक लैंड रोवर सीधे मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। उसने मेरा पूरा रास्ता ब्लॉक कर दिया। दोनों बॉडीगार्ड्स ने मुझे एक एक तरफ से पकड़कर ऐसे गाड़ी से उठा लिया जैसे मुर्गे का बच्चा हो। मुझे एक मेबैक के बोनट पर दबाकर पकड़ लिया गया। मेरा गाल ठंडी कार की पेंट से कसकर चिपका हुआ था। जियांग श्याओमान को भी दूसरे बॉडीगार्ड ने अपनी गोद में उठा रखा था, लेकिन उसे जरा भी डर नहीं लगा। उल्टा वो उस छोटे सूट वाले लड़के को देखकर मुंह चिढ़ाने लगा। छिन बिंग हाई हील्स पहनकर कदम कदम चलती हुई मेरे सामने आ गई। फिर उसने मेरा नाम लिया। उसकी आवाज बहुत तेज नहीं थी, फिर भी उसकी आवाज सुनते ही मेरे पूरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। काफी समय बाद मिल रहे हैं। मैंने बड़ी मुश्किल से अपना सिर उठाया और चेहरे पर एक चापलूसी वाली मुस्कान खींच ली। छिन मैडम, क्या संयोग है, आप भी सब्जियां खरीदने आई हैं? छिन बिंग के होंठ का एक कोना हल्का सा फड़क गया। उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि नीचे बैठ गई और बॉडीगार्ड की गोद में मौजूद जियांग श्याओमान को देखने लगी। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया जैसे उसके चेहरे को छूना चाहती हो। जियांग श्याओमान ने तुरंत अपनी गर्दन सिकोड़ ली और उसे शक भरी नजरों से देखने लगा। तुम कौन हो? मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ,
मेरी सौतेली माँ बनने की कोशिश मत करना। मेरे पापा तो वांग दहुआ के हैं। मैं एक बार फिर साफ कर देता हूँ, वांग दहुआ एक कुतिया है। छिन बिंग का हाथ हवा में ही जम गया। उसने गहरी सांस ली, फिर सीधी खड़ी हो गई और उसकी नजर दोबारा मुझ पर टिक गई। उसकी आंखों का भाव ऐसा था जैसे वो मुझे जिंदा काट कर रख देगी। 16 साल पहले मेरे जुड़वां बच्चे पैदा हुए थे, है ना? छिन बिंग की आवाज बेहद शांत थी, लेकिन उस शांति के नीचे ऐसा लग रहा था जैसे ज्वालामुखी फटने वाला हो। मुझे दबाकर खड़े बॉडीगार्ड ने मेरे कंधे पर अपनी पकड़ और कस दी। मान लिया तो भी मौत, नहीं माना तो भी मौत, तो फिर आखिरी दम तक अपनी बात पर अड़ा रहता हूँ। मैंने तुरंत दिमाग दौड़ाया और फौरन चेहरे पर हैरानी और मासूमियत का एक्सप्रेशन ले आया। जुड़वां बच्चे? छिन मैडम, आप क्या बोल रही हैं? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मैंने जियांग श्याओमान की तरफ इशारा करते हुए पूरी ईमानदारी का नाटक किया। ये मेरा भतीजा है। मेरे भाई और भाभी की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। मैंने बड़ी मेहनत से इसे पाला है, बहुत मुश्किल से इसे बड़ा किया है। ये कहते हुए मैंने आंखों से 2 आंसू निकालने की भी कोशिश की। आप खुद देखो, ये बच्चा कितना मेरे जैसा दिखता है। कहते हैं ना, भतीजा चाचा पर और भांजा मामा पर जाता है। लेकिन मेरी बात पूरी भी नहीं हुई थी। जियांग श्याओमान ने तुरंत विरोध कर दिया। पापा, आप क्या बकवास कर रहे हो? आपका बेटा कब से होने लगा? मेरे दादा दादी तो बहुत पहले ही मर चुके हैं। मैं मन ही मन इस निकम्मे बेटे को कोसने लगा। मेरा मन कर रहा था कि उसी वक्त जमीन में कोई दरार ढूंढकर उसमें घुस जाऊं। ये किन झाओ का बर्थ सर्टिफिकेट है और ये उस समय हॉस्पिटल के रिकॉर्ड है। उसकी नजरें मुझ पर टिकी हुई थी। रिकॉर्ड में साफ लिखा था कि उस समय B नंबर के बेबी इंक्यूबेटर में रखा गया लड़का पैदा होने के 3 घंटे बाद गायब हो गया था। ये सुनते ही मेरा दिल जोर से धक से रह गया। लगता है मुझसे गलती हो गई। उस वक्त मैं बस भागने पर ध्यान दे रहा था, इसलिए सबूत मिटाना ही भूल गया। ये इत्तेफाक है, पक्का ये सिर्फ इत्तेफाक है। छिन बिंग ने मुझसे और कोई बहस नहीं की। उसने सीधे बॉडीगार्ड्स को हुक्म दिया, इसे लेकर युननिंग विला चलो और साथ में झांग वकील से कांटेक्ट करो। मुझे तुरंत पितृत्व जांच करवानी है। जी छिन मैडम। मुझे किसी कैदी की तरह 2 बॉडीगार्ड्स ने पकड़कर लैंड रोवर में ठूंस दिया। जियांग श्याओमान को भी अंदर उठा लिया गया, लेकिन उसे बिल्कुल डर नहीं लगा। वो तो क्यूरियस होकर लेदर की सीट को छू छू कर देखने लगा। पापा, ये गाड़ी आपकी ट्राईसाइकिल से कहीं ज्यादा कंफर्टेबल है। बस आपकी गाड़ी जैसी तेज नहीं है। तेज होने से क्या फायदा? आखिर रास्ता ब्लॉक होने पर रुकना ही पड़ा ना। पूरे रास्ते कोई कुछ नहीं बोला। गाड़ियों का काफिला सीधे शहर के बाहर बने एक टॉप क्लास रईसों वाले इलाके की तरफ चला गया। युननिंग विला। सिर्फ नाम सुनकर ही पता चल जाता था कि ये जगह कितनी महंगी होगी। गाड़ी एक महल जैसी दिखने वाली विला के सामने जाकर रुकी। मुझे और जियांग श्याओमान को अंदर लिविंग रूम में ले जाया गया। लिविंग रूम इतना बड़ा था कि यहाँ स्पोर्ट्स डे हो सकता था। छत से लटक रहा क्रिस्टल झूमर देखकर मेरी आंखें ही चकराने लगी। जियांग श्याओमान अंदर आते ही मस्ती करने लगा और कारपेट पर कई बार लौटने लगा। छिन बिंग सोफे की मेन सीट पर बैठी थी। उसके बगल में छिन झाओ नाम का छोटा लड़का चुपचाप बैठा था। उसके हाथ में एक टैबलेट था, लेकिन उसकी नजर बार बार फर्श पर कुत्ते की तरह भौंकने की एक्टिंग कर रहे जियांग श्याओमान पर चली जाती थी। ये नजारा तो बिल्कुल बायर शो और सेलर शो का फर्क था। आखिरकार छिन बिंग ने मुंह खोला। मैं तुम्हें एक मौका देती हूँ। उस वक्त के 50 लाख मुझे वापस कर दो और बच्चे को यहीं छोड़ दो, फिर तुम यहाँ से निकल सकते हो। मेरे दिल को एक झटका सा लगा। पैसे? वो 50 लाख तो मैं गाँव में घर बनाने में, जमीन खरीदने और मुर्गियां पालने में और साथ ही मेरे और जियांग श्याओमान के 6 साल के खर्चे में लगभग सारे खर्च कर चुका था। और उससे भी बड़ी बात यह थी कि वो मुझसे जियांग श्याओमान को छोड़ने के लिए कह रही थी। मैंने कारपेट पर पागलों की तरह दौड़ रहे अपने उस बेफिक्र हंसते हुए बेटे को देखा, जिसे मैंने 6 साल तक अपनी जान लगाकर पाला था। मैंने एक गहरी सांस ली और पहली बार सीधे छिन बिंग की आंखों में देखा। छिन मैडम, पैसे मैं किसी तरह वापस कर दूंगा, लेकिन श्याओमान मेरा बेटा है। मेरे मुंह से ये सुनकर छिन बिंग को जैसे बहुत बड़ा मजाक सुनाई दिया। हमारा कॉन्ट्रैक्ट मत भूलो। तुम सिर्फ मेरे लिए जीन्स प्रोवाइडर थे। कॉन्ट्रैक्ट में ये तो लिखा ही नहीं था कि जुड़वां बच्चे पैदा हुए तो क्या होगा। मैंने गर्दन अकड़ाकर जवाब दिया और उस वक्त वो बच्चा इतना कमजोर था, डॉक्टरों ने भी कहा था कि शायद वो बच ही ना पाए। मैं ही उसे गांव लेकर आया था। चावल के मार से और देसी नुस्खों से एक एक निवाला खिलाकर उसे जिंदा रखा था। मैं जो कह रहा था वो सच था। उस वक्त जियांग श्याओमान प्री मैच्योर पैदा हुआ था। बहुत दुबला और छोटा था। उसके रोने की आवाज भी बिल्ली के बच्चे जैसी थी। मैं उसे लेकर भाग गया था। आधा कारण पैसे थे और बाकी आधा ये डर था कि उसकी ठंडी दिल वाली माँ कहीं सच में उसे छोड़ ना दे। छिन बिंग के चेहरे का रंग थोड़ा बदल गया, लेकिन अगले ही पल वो फिर से बर्फ जैसी ठंडी हो गई। मुझे ये जानने में कोई दिलचस्पी नहीं कि बीच में क्या हुआ। मैं सिर्फ नतीजा देखती हूँ और नतीजा ये है कि तुमने मेरे पैसे चुराए और मेरा बेटा भी चुरा लिया। वो खड़ी हुई और ऊपर से मुझे घूरने लगी। जब तक जांच का रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक तुम दोनों कहीं नहीं जा सकते। मैं तुम्हें बताऊंगी कि असली निराशा किसे कहते हैं। किले में नजरबंद रहने का पहला दिन था। तभी मुझे समझ आया कि अमीरों की बोरिंग लाइफ कैसी होती है। छिन बिंग ने मेरे और जियांग श्याओमान के लिए एक गेस्ट रूम रखा था, जो मेरे गाँव वाले पूरे घर से भी बड़ा था। उसमें अलग बाथरूम और वार्डरोब था
और एक ऐसी बालकनी भी थी जहां से पूरा गोल्फ कोर्स दिखता था। जियांग शाओमान तो पूरी तरह पागल हो गया। वो 2 मीटर चौड़े बड़े से बेड पर बार बार उछल कूद करने लगा और इतनी महंगी डुवे को ट्रैम्पोलिन बना दिया। अब से हम यहीं रहेंगे क्या? ये तो वांग दादा के सुअर वाले बाड़े से भी बहुत बड़ा है। इस लड़के को कोई थोड़ा क्लासी उदाहरण नहीं मिल सकता था क्या? मैं उसकी तरह बिल्कुल भी ऑप्टिमिस्टिक नहीं था। मैंने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो जरा भी नहीं हिला। दरवाजे के बाहर 2 ब्लैक सूट वाले बॉडीगार्ड खड़े थे, बिल्कुल दरवाजे के देवताओं की तरह, और खिड़की में भी लिमिटर लगा हुआ था, जिसकी वजह से वो बस एक छोटी सी दरार जितनी खुल सकती थी। सच में मुझे कैदी बनाकर बंद कर रखा था। दोपहर के खाने का टाइम हुआ, तभी एक मेड ने दरवाजा खटखटाया और हमें डाइनिंग रूम में चलने के लिए कहा। लंबी डाइनिंग टेबल तरह तरह के शानदार खाने से पूरी भरी हुई थी। वेस्टर्न फूड, चाइनीज फूड, जापानी फूड, सब कुछ मौजूद था। छिन बिंग मैन सीट पर बैठी थी। छिन झाओ उसके बाईं तरफ बैठा था और चाकू कांटे से बिल्कुल शांति से स्टेक काट रहा था। मुझे और जियांग शाओमान को सामने बैठाया गया। जियांग शाओमान ने ऐसा नजारा पहले कभी देखा ही नहीं था। उसने एक ऑस्ट्रेलियन लॉबस्टर उठाया और उसे सीधे मुंह में ठूसने लगा। शाओमान, इसे बाहर निकालो। मैंने जल्दी से उसे रोक दिया। हाथ से पकड़कर ऐसे मत खा। ये क्या तरीका हुआ? मैं बोलते बोलते आराम से टूल उठाकर उसके लिए लॉबस्टर का मीट निकालने लगा, फिर उसे उसकी प्लेट में रख दिया। थैंक यू पापा। जियांग शाओमान ने मीठी सी मुस्कान दी। उसने फोर्क उठाकर लॉबस्टर का एक टुकड़ा उसमें लगाया, लेकिन खुद नहीं खाया, बल्कि उसे उठाकर मेरे मुंह के पास ले आया। पापा पहले खाओ। ये देखकर मेरा दिल अंदर से गर्म हो गया। मैंने मुंह खोला और वो खा लिया। सामने बैठी छिन बिन के हाथ में पकड़ा चाकू कांटा हल्का सा रुक गया। वो हम बाप बेटे की ये बॉन्डिंग देख रही थी। उसकी आंखों में कई तरह के इमोशंस थे। उसके बगल में बैठा छिन झाओ भी रुक गया और चुपचाप हमें देखने लगा। छिन बिंग ने अपना गला साफ किया और कमरे की खामोशी तोड़ दी। जियांग शाओमान, उसने बिल्कुल सख्त लहजे में कहा, आज से तुम्हें तौर तरीके सीखने होंगे। खाना खाते वक्त शोर नहीं करना है, हाथ से खाना नहीं खाना है, चाकू कांटे का इस्तेमाल करना सीखना है। जियांग शाओमान के मुंह में लॉबस्टर भरा हुआ था। उसने स्पष्ट आवाज में पूछा, तौर तरीका क्या होता है? क्या वो खा सकते हैं? छिन बिंग की भौहें गुस्से में सिकुड़ गईं। छिन झाओ, इसे सिखाओ। छिन झाओ ने अपना चाकू कांटा नीचे रखा, फिर एक नया सेट उठाकर जियांग शाओमान को दे दिया और धीमी आवाज में बोला, ऐसे पकड़ते हैं। जियांग शाओमान ने भी उसकी नकल करने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल खनखन की आवाज के साथ पोर्क जमीन पर गिर गया। वो उसे उठाने के लिए नीचे झुका और तभी उसका सिर टेबल के पाए से जा टकराया। आउच! पूरा डाइनिंग रूम तुरंत उलट पुलट हो गया। मैं अस्त व्यस्त हो रही मेड और लगातार काला पड़ते छिन बिंग के चेहरे को देख रहा था और मेरे अंदर अजीब सी खुशी हो रही थी। कहा था ना, गांव वालों को छोटा मत समझो। मेरा बेटा अकेला ही तुम्हारा पूरा किला तहस नहस कर सकता है। इसी तरह एक खाना आखिर खत्म हुआ। छिन बिंग ने छिन झाओ को अपने पास बुलाया और उसे देखने में ही बेहद महंगे लगने वाले खिलौनों का एक ढेर पकड़ा दिया। झाओ झाओ, छोटे भाई को टॉय रूम में खेलने ले जाओ। फिर उसने ठंडी नजरों से जियांग शाओमान को देखा। ये सारे खिलौने तुम्हारे हैं, तुम्हें इनमें से क्या पसंद है? जो पसंद आए उठा लो। ये तो खुलेआम शुगर कोटेड अटैक था। मेरे दिमाग में तुरंत अलार्म बज उठा। मेरे मासूम बेटे को पैसों से बिगाड़ने की कोशिश? बिल्कुल नहीं। दोनों बिल्कुल एक जैसे छोटे लड़के पहली बार ठीक से एक दूसरे के सामने खड़े थे। छिन झाओ के हाथ में एक ट्रांसफॉर्मर खिलौना था। वो थोड़ा कंफ्यूज और असहज लग रहा था। वहीं जियांग शाओमान उसके चारों तरफ एक चक्कर लगाने लगा। फिर उसने उसके कपड़ों को हाथ लगाकर ऊपर नीचे टटोलना शुरू कर दिया। तेरे कपड़े का कपड़ा तो काफी बढ़िया है। मेरे पापा की बनियान से तो बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। जियांग शाओमान के ऐसे छूने से छिन झाओ का चेहरा लाल हो गया। उसने धीरे से कहा, ये सिल्क का है। चल, मैं तुम्हें एक मजेदार जगह दिखाता हूँ। मैं भी जल्दी से उनके पीछे हो लिया। जियांग शाओमान छिन झाओ का हाथ पकड़कर भागते भागते विला के पीछे एक बड़े पेड़ के नीचे ले गया। ध्यान से देखना। जियांग शाओमान ने आस्तीन ऊपर चढ़ाई, हथेली पर थूक लगाया और 3 बार में 5/2 की तरह पेड़ पर चढ़ गया। वो आराम से एक डाल पर जाके बैठ गया। फिर नीचे हैरान खड़े छिन झाओ को हाथ हिलाकर बोला, ऊपर आओ ना, यहाँ से व्यू बहुत बढ़िया है। छिन झाओ ने गर्दन ऊपर उठाकर देखा। उसके चेहरे पर पेड़ पर चढ़ने की बहुत इच्छा साफ दिख रही थी, लेकिन साथ ही उसे थोड़ा डर भी लग रहा था। मैंने कभी पेड़ पर नहीं चढ़ा। डर किस बात का? मैं तुम्हें सिखाता हूँ। जियांग शाओमान एक छोटे टीचर की तरह बन गया। हाथ यहाँ पकड़ो, पैर वहाँ टिकाओ। हाँ, बस ऐसे ही। जियांग शाओमान के हौसला बढ़ाने पर छिन झाओ ने सच में धीरे धीरे और अनाड़ीपन से ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया। मैं पेड़ के नीचे टिककर खड़ा था और ये पूरा नजारा देख रहा था। मेरे मन में अजीब अजीब तरह के इमोशंस चल रहे थे। तभी मेरे पीछे से छिन बिंग की आवाज आई, जियांग जी, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे इस तरह पालने से इसे कैसा फ्यूचर मिलेगा? मैंने पीछे मुड़कर देखा तो पता चला कि वो न जाने कब वहां आकर खड़ी हो गई थी। उसके चेहरे पर हल्की सी तंज भरी मुस्कान थी। पक्षियों के घोंसले लूटेगा या पहाड़ों पर शिकार करने जाएगा? मैं हल्का सा हंस दिया और पेड़ पर ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे उस छोटे से बच्चे की तरफ इशारा किया। छिन मैडम, मैं इसे अरबों की प्रॉपर्टी तो नहीं दे सकता, लेकिन मैं इसे एक खुशहाल बचपन जरूर दे सकता हूँ। आप खुद देखो, आपका बेटा भी कितना खुश है। छिन बिंग ने मेरी उंगली के इशारे के साथ वहां देखा। पेड़ के ऊपर छिन झाओ जियांग शाओमान की मदद से आखिरकार एक नीचे वाली डाल पर चढ़ गया।
वो थोड़ा डरा हुआ पेड़ के तने को कसकर पकड़े हुए था, लेकिन उसके चेहरे पर ऐसी एक्साइटमेंट चमक रही थी जैसी पहले कभी नहीं दिखी थी। दोनों बच्चे साथ साथ पेड़ की डाल पर बैठे थे। जियांग शाओमान दूर की तरफ उंगली करके मुंह से थूक उड़ाते हुए बड़े बड़े दावे कर रहा था। वो बता रहा था कि गांव में कभी उसका कितना दबदबा हुआ करता था। छिन बिंग की आंखों में एक पल के लिए हलचल हुई, फिर वो चुप हो गई। अचानक चर्राक की आवाज आई और हादसा हो गया। छिन झाओ जिस डाल पर बैठा था वो शायद उसका वजन सह नहीं पा रही थी और उसमें एक दरार पड़ गई। वो डर के मारे चीख उठा। उसका शरीर एक तरफ झुक गया और ऐसा लगा कि वो अभी पेड़ से नीचे गिर जाएगा। झाओ झाओ, छिन बिंग के मुंह से चीख निकल गई। उसका चेहरा पल भर में सफेद पड़ गया। मेरा दिल भी गले तक आ गया, मेरी आंखें। अबे ये पेड़ इतना कमजोर क्यों है? ये सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि अगले ही पल पास खड़े जियांग शाओमान ने बेहद तेजी से रिएक्ट किया। वो एक छोटे बंदर की तरह झटके से उसकी तरफ उछल पड़ा। उसने झट से छिन झाओ की कमर पकड़ ली। डरो मत, मुझे कसकर पकड़ो। जियांग शाओमान ने अपनी पूरी ताकत लगा दी और गिरते हुए छिन झाओ को जबरदस्ती वापस खींच लिया, लेकिन जड़ता की वजह से दोनों बच्चे एक साथ डाल से फिसलकर नीचे आने लगे। अच्छी बात यह थी कि जमीन ज्यादा दूर नहीं थी। दोनों मोटी घास वाले लॉन पर जा गिरे और लुढ़कते हुए एक दूसरे में उलझ गए। मैं और छिन बिंग एक साथ उनकी तरफ दौड़े। झाओ झाओ, तुम ठीक हो? छिन बिंग ने तुरंत छिन झाओ को गोद में उठा लिया और उसे ऊपर नीचे से अच्छे से चेक करने लगी। उसकी आंखों के आसपास तक लाल हो गया था। शाओमान को भी मैंने जल्दी से उठाया। पापा, मेरी तो कमर के नीचे का हिस्सा 8 टुकड़ों में टूट गया, लेकिन इसके बावजूद उसने सबसे पहले छिन झाओ की तरफ देखा और उसकी चिंता करते हुए बोला, अरे छोटे सूट वाले, तुम ठीक हो? छिन झाओ अभी भी डरा हुआ था। उसने धीरे से सिर हिला दिया, फिर जियांग शाओमान की तरफ देखकर धीमी आवाज में बोला, थैंक यू। ये पहली बार था जब उसने खुद से जियांग शाओमान से बात की थी। छिन बिंग ने चेक करने के बाद देखा कि छिन झाओ की कोहनी पर बस हल्की सी खरोंच आई थी। तब जाकर उसने राहत की सांस ली, लेकिन अगले ही पल उसका गुस्सा मेरी तरफ घूम गया। जियांग जी, यही है तुम्हारा कहा हुआ खुशहाल बचपन? मेरे बेटे को लेकर एडवेंचर करने निकल गए। अगर आज झाओ झाओ को कुछ हो जाता तो मैं तुम्हारी बाकी जिंदगी जेल में सड़वा देती। अबे ये औरत सच में बिल्कुल लॉजिक से बात नहीं करती। मैं अभी जवाब भी नहीं दे पाया था कि जियांग शाओमान पहले ही भड़क गया। इसमें मेरे पापा की कोई गलती नहीं है। पेड़ पर चढ़ने का आइडिया मेरा था। मैं तो मर्द हूँ, एक बार गिर गया तो क्या हो गया? मैं तो रोज गिरता हूँ। वो अपनी छोटी सी छाती फुलाकर मेरे सामने आकर खड़ा हो गया, बिल्कुल अपनी मुर्दी माँ को बचाने वाले छोटे मुर्गे जैसा। और मैंने इसे बचाया भी है। आपको तो मुझे थैंक यू बोलना चाहिए। छिन बिंग उसकी बात सुनकर एक पल के लिए दंग रह गई। वो सामने खड़े उस बच्चे को देख रही थी जो उसके बेटे की हूबहू कॉपी था, लेकिन उसके पूरे अंदाज में एकदम बदमाशों वाली वाइब थी। एक पल के लिए तो छिन बिंग के पास कोई जवाब ही नहीं था। मम्मी, इसे मत डांटो, पेड़ पर चढ़ना मैं खुद चाहता था। छिन बिंग का चेहरा कभी गुस्से में लाल तो कभी सफेद पड़ रहा था। शायद पहली बार ऐसा हुआ था कि उसके दोनों बेटों ने एक साथ उसका साथ छोड़ दिया था। आखिर में उसने ठंडी सी हंकार भरी और छिन झाओ को गोद में उठा लिया। फिर बस इतना बोली, तुम दोनों मेरा इंतजार करो, और बिना पीछे देखे घर के अंदर चली गई। मैं नीचे बैठकर जियांग शाओमान के सिर पर हाथ फेरा। गुड बॉय, अभी तो तूने पूरा मर्दों वाला काम किया। वो तो मैं अपने पापा का बेटा हूँ। ऊपर से देखने पर लगा कि इस झगड़े में मैं हार गया हूँ, लेकिन मुझे पता था कि मैंने दोनों बच्चों के दिल में एक एक बीज बो दिया है। रात में छिन बिंग ने पैसे वाली स्ट्रेटेजी से बाजी पलटने की कोशिश की। उसने मेड से खिलौनों से भरा पूरा कमरा जियांग शाओमान के गेस्ट रूम में रखवा दिया। रिमोट कंट्रोल रेसिंग कारें, लेगो कैसल के लिमिटेड एडिशन फिगर्स, इतने सारे थे कि पूरा ढेर एक छोटे पहाड़ जैसा लग रहा था। ये सब तुम्हारे लिए है। छिन बिंग दरवाजे पर खड़ी थी। उसके चेहरे का एक्सप्रेशन अब भी ठंडा था। बस तुम अच्छे से मेरी बात मानते रहो, आगे और भी बहुत सारी चीजें मिलेंगी। आ रही हैं। कैपिटलिज्म का करप्शन शुरू हो चुका था। मैं टेंशन में जियांग शाओमान को देखने लगा। मैंने देखा कि मेरा बेटा खिलौनों के पहाड़ में काफी देर तक चीजें उलट पलट करता रहा। आखिर में उसने सबसे सस्ती प्लास्टिक की पानी वाली बंदूक उठा ली। फिर उसने उम्मीद भरी नजरों से मेरी तरफ देखा। पापा, ये वाला खिलौना चला सकता हूँ? मैंने सिर हिला दिया। वो तुरंत खुश हो गया और पानी वाली बंदूक छत की तरफ करके काफी देर तक बियू बियू करने लगा। फिर उसने उसे एक तरफ फेंक दिया और दोबारा मेरे पास आकर चिपक गया। पापा, मुझे एक कहानी सुनाओ ना, वही वाली जब आपने गांव में जंगली सुअर को भगा दिया था। मैंने कब जंगली सुअर से भागते हुए 3 ली तक दौड़ा था। मैंने गला साफ किया और फिर पूरे मजे से एक झूठी कहानी गढ़ना शुरू कर दिया। जियांग शाओमान बड़े मजे से कहानी सुन रहा था और थोड़ी ही देर में मेरी गोद में सो गया। मैंने उसे गोद में उठाया और धीरे से उसे बेड पर सुला दिया। पीछे मुड़कर देखा तो छिन बिंग अभी भी दरवाजे पर खड़ी थी। वो गई नहीं थी। उसकी नजर उन महंगे खिलौनों पर थी जिन्हें जियांग शाओमान ने कबाड़ की तरह छोड़ दिया था। फिर उसने मेरी गोद में गहरी नींद में सो रहे अपने बेटे को देखा। उसकी आंखों में ऐसे कॉम्प्लेक्स इमोशंस थे जिन्हें मैं समझ नहीं पा रहा था। मैं उसके सामने जाकर खड़ा हो गया और आवाज धीमी कर ली, छिन मैडम, देखा आपने, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें पैसों से नहीं खरीदा जा सकता। मैंने जानबूझकर अपनी छाती थोड़ी फुला ली ताकि उसके सामने थोड़ी अकड़ वापस ला सकूं, जैसे पिता का प्यार। छिन बिंग काफी देर तक चुप रही।
मुझे लगा वो सीधे बॉडीगार्ड्स को बुलाकर मुझे बाहर फेंकने का हुक्म देगी। कल पितृत्व जांच के सैंपल टेस्ट के लिए भेजे जाएंगे। जियांग जी, बेहतर होगा तुम उम्मीद करो कि वो मेरा बेटा न निकले। इतना कहकर वो मुड़ी और चली गई। उसकी अकेली जाती हुई पीठ को देखकर मेरे अंदर की थोड़ी सी अकड़ अचानक गायब हो गई। शायद ये औरत इतनी भी बुरी नहीं थी, लेकिन ये ख्याल सिर्फ 3 सेकंड तक रहा, क्योंकि तभी मुझे अचानक याद आया जियांग श्याओमान 100% उसका बेटा था। जांच का रिजल्ट आते ही मेरी मौत पक्की थी। नहीं, मुझे हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठना था। अगली सुबह फैमिली डॉक्टर पूरा मेडिकल इक्विपमेंट लेकर घर आ गया। मैं और जियांग श्याओमान और छिन झाओ तीनों सोफे पर साथ साथ बैठे थे और ब्लड सैंपल लिए जाने का इंतजार कर रहे थे। छिन झाओ साफ तौर पर इसका आदी था और बिना किसी एक्सप्रेशन के अपना हाथ आगे कर दिया। वहीं जियांग श्याओमान पहली बार इतना डर गया कि उसका चेहरा सफेद पड़ गया और उसने मेरी गर्दन को कसकर पकड़ लिया। पापा, मुझे इंजेक्शन नहीं लगवाना। इंजेक्शन से लोग मर जाते हैं। अबे बदमाश, वैक्सीन लगवाते वक्त तू सबसे ज्यादा खुश रहता है। डर मत, मैंने उसे समझाया। बस मच्छर के काटने जैसा है, बिल्कुल दर्द नहीं होगा। सच में, बिल्कुल सच में, मैं उसे समझाते हुए साथ ही दिमाग में तेजी से प्लान बना रहा था। मुझे किसी भी तरह सैंपल के साथ छेड़छाड़ करनी थी। मेरी नजर टेबल पर रखी सैंपल कलेक्शन ट्यूब पर पड़ी। डॉक्टर ने पहले छिन झाओ का सैंपल लिया और उस पर छिन चाओ का लेबल लगा दिया। फिर जियांग श्याओमान की बारी आई। वो इतनी जोर से रोने लगा कि पूरा घर सिर पर उठा लिया और मेरी गोद में लगातार छटपटाने लगा। नहीं, मुझे नहीं लगवाना। डॉक्टर और दोनों मेड भी तुरंत हमारे पास आ गईं। उस वक्त पूरा माहौल बुरी तरह गड़बड़ा गया। मुझे मौका मिल गया। जब सबका ध्यान जियांग श्याओमान पर था, मैंने चुपके से अपना हाथ आगे बढ़ाया और नाखून से अपनी बांह पर जोर से एक चीरा लगा दिया। साला, बहुत दर्द हुआ। जैसे ही डॉक्टर ने जियांग श्याओमान को इंजेक्शन लगाया, मैंने दिखावे के लिए उसे शांत करने की कोशिश की और अपना हाथ उसके हाथ के नीचे ले गया। फिर चुपके से मेरे खून की एक बूंद जियांग श्याओमान नाम वाली सैंपल ट्यूब में गिर गई। ये सब करने के बाद मैंने राहत की लंबी सांस ली। बस जांच में ये साबित हो जाए कि जियांग श्याओमान का मुझसे कोई रिश्ता नहीं है और छिन बिंग से भी कोई रिश्ता नहीं है, तो उसके पास मुझे यहाँ रोक कर रखने की कोई वजह नहीं बचेगी। मैं तो जीनियस निकला। सैंपल कलेक्ट होने के बाद डॉक्टर ने हम तीनों के मुंह से अलग अलग ओरल म्यूकोसल सैंपल भी लिए। उसने कहा कि ये डबल इंश्योरेंस के लिए है। लगता है मैं फिर जल्दबाजी कर गया। मेरा दिल दोबारा अटक गया। मैं उन सील किए हुए सैंपल बैग्स को देख रहा था। मुझे लग रहा था वो सिर्फ सैंपल नहीं थे, वो तो मेरी मौत का फरमान थे। दोपहर में छिन बिंग को कंपनी में मीटिंग के लिए जाना था। जाने से पहले उसने खास तौर पर मुझे और जियांग श्याओमान को अपने पास बुलाया। आज छिन चाओ का पियानो टीचर उसे पढ़ाने आएगा। जियांग श्याओमान, तुम बिल्कुल शांति से रहना, उन्हें डिस्टर्ब मत करना। उसने मुझे चेतावनी भरी नजर से देखा। अगर तुम उसे संभाल नहीं पाए तो मैं खुद उसे संभालूंगी। ये तो मुझे धमकी दे रही थी। अबे, मैं कोई डरपोक नहीं हूँ। छिन बिंग के जाने के बाद टेलकोट पहने हुए, तेल से चमकते हुए बालों वाला एक अधेड़ आदमी विला में आया। वही छिन झाओ का पियानो टीचर था। कहा जाता था कि वो कोई इंटरनेशनली फेमस मास्टर था। मास्टर विशाल लिविंग रूम में जाकर उस महंगे दिखने वाले ग्रैंड पियानो के सामने बैठ गया। छिन झाओ भी चुपचाप उसके पास जाके बैठ गया। फिर मधुर पियानो की धुन गूंजने लगी। जियांग श्याओमान क्यूरियस होकर पास आ गया और पियानो के किनारे झुककर देखने लगा। उसने अपनी बड़ी बड़ी आंखें फैलाकर कहा, वाह, ये बड़ा वाला खुद से गाना भी गा सकता है। मास्टर ने भौएं सिकोड़ ली, लेकिन फिर भी अपना तरीका और शालीनता बनाए रखी। उसने जियांग श्याओमान को कोई जवाब नहीं दिया। एक धुन खत्म होने के बाद मास्टर ने छिन झाओ की फिंगरिंग सुधारना शुरू किया। गलत, यहाँ का इमोशन जोशीला होना चाहिए। तुम ऐसे ढीले ढाले हाथ से नहीं बजा सकते। कलाई ऊपर उठाओ। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है। तुम सुअर हो क्या? इतना आसान म्यूजिक स्कोर भी याद नहीं रहता। मास्टर का रवैया लगातार खराब होता जा रहा था और उसकी आवाज भी लगातार तेज होती जा रही थी। छिन झाओ ने अपना सिर नीचे कर लिया। उसका छोटा सा चेहरा शर्म और गुस्से से लाल हो गया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो रोने की हिम्मत नहीं कर रहा था। ये देखकर मेरा भी गुस्सा चढ़ गया। कैसा बेकार का मास्टर है। ये बच्चे को पढ़ा रहा है या अपने पोते को डांट रहा है। जियांग श्याओमान से भी ये देखा नहीं गया। वो अचानक पियानो के सामने दौड़कर पहुंचा और एक चाबी पर जोर से हाथ मार दिया। धड़ाम की तेज आवाज पूरे कमरे में गूंज गई। सभी लोग बुरी तरह चौंक गए। तुम इसे गाली नहीं दे सकते। जियांग श्याओमान ने गुस्से में पियानो मास्टर की तरफ उंगली करके चिल्लाया। सुअर तो तुम हो। तुम्हारा पूरा परिवार सुअर है। तू बिना संस्कार का जंगली बच्चा है। तुम जानते भी हो मैं कौन हूँ। मुझे क्या पता तुम कौन हो। जियांग श्याओमान ने कमर पर हाथ रख लिया। तुमने इसे एक बार और गाली दी ना तो मैं तुम्हारे पियानो पर पेशाब कर दूंगा। वाह बेटे, ये चाल तो काफी खतरनाक थी। मास्टर गुस्से से पूरा कांपने लगा। उसने उंगली मेरी तरफ कर दी। यही सिखाया है तुमने अपने बेटे को। मैं आराम से चलते हुए उसके पास गया और जियांग श्याओमान को अपने पीछे कर लिया। ली मास्टर, है ना, मेरा बेटा भले ही बात करने में थोड़ा बदतमीज है, लेकिन उसकी बात गलत नहीं है। मैंने छिन झाओ की तरफ देखते हुए कहा, बच्चा पढ़ाने के लिए होता है, उसे गालियां देने के लिए नहीं। तुम्हारे इस तरह पढ़ाने से उसकी कॉन्फिडेंस तोड़ने के अलावा और क्या फायदा है? तुम क्या समझोगे? मास्टर ने मुझे तिरस्कार भरी नजर से देखा। तुम जैसे गांव के गंवार ने चोपिन का नाम भी सुना है? मैं हंस पड़ा। चोपिन का नाम तो मैंने नहीं सुना, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ
कि कितनी भी जबरदस्त धुन हो, वो इंसानों के सुनने के लिए ही बजाई जाती है। अगर किसी को खुश ही न कर पाए तो ऐसी आर्ट की कोई वैल्यू नहीं। इतना कहकर मैं पियानो के सामने चला गया और अपनी आस्तीन ऊपर चढ़ा ली। पियानो बजाना ही तो है ना। फिर सबकी हैरान नजरों के बीच मैं जाकर बैठ गया। मैंने एक गहरी सांस ली और कॉलेज के दिनों में लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए रट रट कर सीखी हुई धुन याद करने लगा। फिर मेरी उंगलियों से पियानो की चाबियों पर एक बेहद जानी पहचानी धुन निकलने लगी। सूरज आसमान में चमक रहा है, फूल मुझे देखकर मुस्कुरा रहे हैं, चिड़िया बोल रही है गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। तुमने अपना छोटा सा बैग पीठ पर क्यों लटका रखा है? और इस तरह मेरी स्कूल जाने वाली धुन शुरू हुई। मैंने इसे पूरे जोश और दम के साथ बजाया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई महाकाव्य संगीत चल रहा हो। पूरा लिविंग रूम एकदम शांत हो गया। पियानो मास्टर का मुंह इतना खुला था कि उसमें पूरा अंडा समा जाए। छिन झाओ ने अपनी आंखें पूरी खोल दी, जैसे उसके सामने किसी नई दुनिया का दरवाजा खुल गया हो। मैं स्कूल जाता हूँ, हर दिन लेट नहीं होता हूँ। लगता है असर अच्छा हुआ। आज तो मैंने पूरा इंप्रेशन जमा दिया। मैं बड़े स्टाइल से खड़ा हो गया और पियानो मास्टर की तरफ देखकर भौएं मटका दी। मास्टर बताइए, मेरे हाथों में इतना जोश आया या नहीं? मास्टर का चेहरा कभी लाल पड़ रहा था तो कभी सफेद। उसने मेरी तरफ उंगली कर दी। तुम कहते कहते, लेकिन एक शब्द भी आगे नहीं बोल पाया। आखिर में उसने झटके से अपनी आस्तीन झाड़ी। बिल्कुल घटिया, ये तो आर्ट की बेइज्जती है। इतना कहकर उसने अपना बैग उठाया और गुस्से में वहां से चला गया। जाने से पहले उसने एक धमकी भी दे दी, मैं छिन मैडम को सब कुछ जैसा हुआ है वैसा ही बता दूंगा। बता देना, किससे डरता हूं मैं? मास्टर के जाते ही छिन झाओ तुरंत मुझे ऐसी नजरों से देखने लगा जैसे मैं उसका हीरो हूँ। अंकल, आपने बहुत अच्छा बजाया। वो तो है। मैंने अपनी छाती पर हाथ मारा। सीखना है? अंकल तुम्हें सिखाएगा। हाँ। इसके बाद पूरा दोपहर यूंडिंग विला के आलीशान लिविंग रूम में लगातार 2 टाइगर्स, लिटिल स्टार और मैं एक पेंटर हूँ जैसी मजेदार धुनें गूंजती रही। जियांग श्याओमान का काम गाना और नाचना था, मेरा काम पियानो बजाना था और छिन झाओ का काम तालियां बजाना था। हम तीनों की खुशी बस इतनी सी थी। जब छिन बिंग मीटिंग खत्म करके थके हुए शरीर के साथ घर लौटी तो उसके सामने बाप बेटों की ऐसी प्यारी और शांत तस्वीर थी। वो एंट्रेंस पर खड़ी हो गई और लिविंग रूम में हंसते हंसते लोटपोट हो रहे 3 मर्दों को देखने लगी। 2 छोटे और एक बड़ा। एक पल के लिए तो वो गुस्सा करना ही भूल गई। मम्मी, आप आ गई। अंकल ने मुझे पियानो बजाना सिखाया, बहुत मजा आया। छिन बिंग एकदम रुक गई। ये पहली बार था जब उसने छिन झाओ को इतनी खुशी से हंसते देखा था। उसकी नजर छिन झाओ के पार चली गई और मुझ पर आकर टिक गई। उसकी नजरों में अब सिर्फ ठंडापन नहीं था बल्कि थोड़ी क्यूरियोसिटी और उलझन भी थी। ओहो, लगता है आइसबर्ग पिघलने लगा है। मैंने उसे देखकर जीत वाली मुस्कान दे दी, लेकिन अगले ही सेकंड उसका फोन बज उठा। उसने कॉल रिसीव की। बस कुछ बातें सुनते ही उसका चेहरा अचानक गंभीर हो गया। क्या कहा तुमने? उसने ली मास्टर को गुस्से में भगा दिया और मेरी वाली बच्चों की धुन भी बजाई। अच्छा, समझ गया। उसने फोन काट दिया, फिर दोबारा मेरी तरफ देखा। अभी अभी उसकी नजरों में जो थोड़ी सी गर्माहट आई थी वो पल भर में फिर से जमाव बिंदु से भी नीचे चली गई। जियांग जी, तुम में सच में काफी टैलेंट है। बहुत शुक्रिया। अरे शुक्रिया कैसा, बस ठीक ठाक हूँ। पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर। छिन बिंग ने गहरी सांस ली और अपने गुस्से को बड़ी मुश्किल से दबाया। कल झाओ झाओ के स्कूल में पेरेंट चाइल्ड स्पोर्ट्स डे है। तुम जियांग शाओमान को लेकर साथ जाना। मैं वहाँ क्या करूंगा? मैं उसकी माँ हूँ। तुम जाओ और उसके दूसरे पेरेंट बन जाना। उसे शायद मेरे लिए पिता शब्द बोलना भी मुश्किल लग रहा था। सबसे जरूरी बात, वहाँ चुपचाप अपनी हद में रहना। कोई बखेड़ा मत खड़ा करना, वरना अंजाम तुम जानते ही हो। पहले एक थप्पड़, फिर एक लॉलीपॉप। नहीं, ये तो पहले थप्पड़ मारना हुआ और उसके बाद उससे भी बड़ा थप्पड़ दे दिया। किसी रईसों के स्कूल में पेरेंट चाइल्ड स्पोर्ट्स डे में जाना, ये तो मुझे देसी मुर्गे की तरह फिनिक्स के घोंसले में फेंकने जैसा है। यानी सबके सामने मेरी बेइज्जती करवानी है। मुझे अभी से कल की इस भयंकर बेइज्जती का नजारा दिखाई देने लगा। अगले दिन हम चारों 2 गाड़ियों में पूरे काफिले के साथ उस मशहूर रॉयल किंडरगार्टन की तरफ निकल पड़े। किंडरगार्टन के बाहर महंगी गाड़ियों की लाइन लगी हुई थी। सारे पेरेंट्स ऐसे कपड़े पहनकर आए थे जैसे रेड कॉर्पेट पर चलने वाले हों। छिन बिंग के आते ही वो पूरे मैदान का सेंटर ऑफ अटेंशन बन गई और मैं उसके पीछे पीछे चल रहा था। बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे किसी अमीर औरत के पैसों पर पलने वाला खिलौना आदमी हूँ। जियांग शाओमान और छिन झाओ ने एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा था और दोनों आसपास की हर चीज को बड़ी क्यूरियोसिटी से देख रहे थे। स्पोर्ट्स डे जल्दी ही शुरू हो गया। पहला गेम था। 2 लोगों की एक टीम। मैं और जियांग शाओमान एक टीम में थे। छिन बिंग और छिन झाओ दूसरी टीम में थे। चलो जोर लगाओ, हम पक्का फर्स्ट आएंगे। मैंने बगल में छिन बिंग के पैरों में पहने लिमिटेड एडिशन स्पोर्ट्स शूज को देखा, फिर अपने उन जूतों को देखा जो मैंने जल्दबाजी में खरीदे थे और मेरे अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस हिल गया। जैसे ही स्टार्टिंग गन चली, मैंने तुरंत 1-2-1 का नारा लगाते हुए जियांग शाओमान को लेकर तेजी से दौड़ लगा दी। हम बाप बेटे की बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेशन जबरदस्त था। हम शुरू से ही सबसे आगे चल रहे थे और लग रहा था कि अब फिनिश लाइन बस आने ही वाली है। तभी अचानक हादसा हो गया। बगल वाली लेन में एक मोटे पापा का पैर फिसल गया और वो सीधे तनकर छिन बिंग और छिन झाओ की तरफ गिरने लगा। सावधान! मेरी आंखें सिकुड़ गईं और मैंने लगभग बिना सोचे पैरों को बांधने वाली रस्सी खोल दी।
फिर एक ही छलांग में उनकी तरफ दौड़ पड़ा। मैंने अपनी पूरी ताकत लगाकर छिन बिंग और छिन झाओ को एक झटके में धक्का देकर हटा दिया। दोनों लड़खड़ाते हुए कुछ कदम पीछे गए और बगल की घास पर जा गिरे, लेकिन दोनों बिल्कुल सुरक्षित थे। उफ, मेरी कमर! मुझे लगा जैसे मेरे सारे अंदरूनी अंग अपनी जगह से खिसक गए हो। मेरी आंखों के सामने तारे नाचने लगे। पूरे मैदान में हंगामा मच गया। टीचर और स्टाफ वाले तुरंत हमारी तरफ दौड़े और कई लोगों ने मिलकर उस मोटे पापा को मेरे ऊपर से उठाया। सर, आप ठीक तो हैं? मैं जमीन पर मरे हुए कुत्ते की तरह पड़ा हुआ था और काफी देर तक मुझ में उठने की ताकत नहीं आई। छिन बिंग भी उस वक्त अपनी इमेज की परवाह नहीं कर पाई। वो तुरंत मेरी तरफ दौड़ कर आई और नीचे बैठकर मेरी हालत देखने लगी। जियांगजी, तुम ठीक हो? उसकी आवाज में ऐसी बेचैनी थी जिसका एहसास खुद उसे भी नहीं हुआ था। मैंने बड़ी मुश्किल से अपना सिर उठाया। मैंने उसकी तरफ देखकर जबरदस्ती एक मुस्कान निकाली। कुछ नहीं हुआ, अभी जिंदा हूँ। बस ऐसा लग रहा है जैसे मेरे ऊपर से टैंक गुजर गया हो। जियांग श्याओमान और छिन झाओ भी रोते हुए हमारे पास दौड़ कर आए। पापा, अंकल! दोनों बच्चे एक एक तरफ से मुझसे लिपट गए और दोनों फूट फूट कर रो रहे थे। उन्हें देखकर मेरे दिल में गर्माहट सी भर गई। ऐसा लगा जैसे कमर का दर्द भी थोड़ा कम हो गया हो। इसके लिए इतना दर्द सहना भी वर्थ था। इस बार हीरो बनकर लड़की को बचाना घाटे का सौदा नहीं रहा। आखिर में मुझे घायल मरीज की तरह उठाकर एम्बुलेंस में डाल दिया गया और सीधे अस्पताल ले जाया गया। कई तरह की जांच करने के बाद अच्छी बात यह थी कि कमर के सॉफ्ट टिश्यू में बस गंभीर चोट आई थी। हड्डियों को कोई नुकसान नहीं हुआ था। मैं वीआईपी वार्ड में बेड पर पड़ा हुआ था और मेड मेरी जरूरतों का पूरी तरह ख्याल रख रही थी। छिन बिंग ने स्कूल का मामला निपटाने के बाद अस्पताल का रुख किया। वो मेरे बेड के पास खड़ी होकर मुझे देखने लगी। उसके चेहरे पर काफी उलझे हुए इमोशंस थे। थैंक यू, उसने धीमी आवाज में कहा। ये पहली बार था जब उसने मुझे इतनी सच्चाई से थैंक यू बोला था। मैंने मुंह फैलाकर मुस्कुरा दिया और एक कूल पोज देने की कोशिश की, लेकिन उसी चक्कर में कमर की चोट खिंच गई और दर्द से मेरा चेहरा बुरी तरह सिकुड़ गया। छिन मैडम, सिर्फ एक थैंक यू से काम नहीं चलेगा, मैंने आधे मजाक में कहा। आखिर ये मेरा काम के दौरान हुआ एक्सीडेंट है। मेडिकल खर्च, काम से दूर रहने का खर्च और मेंटल डैमेज का मुआवजा आप अपनी मर्जी से थोड़ा बहुत दे देना। छिन बिंग ने मुझे घूर कर देखा, लेकिन उसके होंठों का कोना लगभग न दिखने जितना हल्का सा ऊपर उठा। तुम्हारा कुछ नहीं छूटेगा। वो एक पल के लिए रुकी, फिर दोबारा बोली। आज गलती मेरी थी। मुझे तुम्हें वहां जाने के लिए नहीं कहना चाहिए था। ओहो, तुम्हें माफी मांगना भी आ गया। कोई बात नहीं, इसे जिंदगी का एक्सपीरियंस समझ लेते हैं। मैंने बड़े दिल वाला बनकर हाथ हिला दिया। तभी वार्ड का दरवाजा खुला। जियांग श्याओमान और छिन झाओ सिर अंदर निकालकर धीरे धीरे कमरे में आए। उनके हाथ में एक फ्रूट बास्केट थी। लग रहा था वो छिन बिंग ने अभी खरीदी थी। पापा, अब भी दर्द हो रहा है। जियांग श्याओमान ने फ्रूट बास्केट नीचे रखी और दौड़कर मेरे बेड के पास आ गया। फिर बहुत संभल कर बोला, अंकल सॉरी। छिन झाओ ने भी सिर नीचे कर लिया और धीमी आवाज में माफी मांगी। इसमें तुम दोनों की कोई गलती नहीं है। मैंने दोनों के छोटे छोटे सिर पर हाथ फेरा। तुम दोनों ठीक हो, बस यही देखकर अंकल को चैन है। छिन झाओ ने सिर उठाकर मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें चमक रही थी। अंकल, आज आप बहुत बहादुर थे। बिल्कुल, मेरे पापा तो सुपर हीरो हैं। दोनों बच्चों की मेरी तरफ भरी हुई प्रशंसा देखकर मेरे अंदर का सारा दर्द कब का उड़ चुका था। छिन बिंग एक तरफ खड़ी थी और चुपचाप हम तीनों को देख रही थी। उसकी नजरें पहले से कहीं ज्यादा नरम हो चुकी थी। अगले कुछ दिनों में मेरी जिंदगी ऐसी हो गई कि खाना खुद मुंह तक आता था और कपड़े भी खुद हाथ में आ जाते थे। मैं पूरी तरह निकम्मे की तरह आराम कर रहा था। छिन बिंग हर दिन अस्पताल आती थी मुझसे मिलने। हालांकि वो ज्यादा बात नहीं करती थी, लेकिन अब पहले की तरह हर वक्त कांटों से भरी नहीं रहती थी। दोनों बच्चे तो मेरे पर्सनल छोटे नर्स बन गए थे। जियांग श्याओमान का काम मुझे जोक्स सुनाना था और छिन झाओ का काम मुझे कहानियां पढ़कर सुनाना था। एक दिन मैं छिन झाओ की उसकी नरम सी आवाज में द लिटिल प्रिंस पढ़ते हुए सुन रहा था। तभी वार्ड का दरवाजा अचानक खुल गया और एक अनजान सूट बूट पहना हुआ आदमी अंदर चला आया। उसके पीछे कई पत्रकार भी खड़े थे। सबके हाथ में बड़े बड़े कैमरे और रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट थे। अंदर आते ही उनमें से सबसे आगे वाले आदमी ने जोर से चिल्लाकर कहा, छिन मैडम, सुना है आपने चुपके से एक बच्चा पैदा किया है और उसके पिता को अस्पताल में छिपाकर रखा है। क्या यह सच है? कैमरों की फ्लैश लाइट्स पागलों की तरह चमकने लगी। मैं तो पूरी तरह हक्का बक्का रह गया। छिन बिंग के चेहरे का रंग भी तुरंत बदल गया और वो फौरन मेरे और बच्चों के सामने आकर खड़ी हो गई। तुम लोग कौन हो? तुम्हें यहाँ अंदर आने किसने दिया? सिक्योरिटी। छिन मैडम, इतना एक्साइटेड मत होइए। सबसे आगे खड़ा आदमी चालाकी भरी मुस्कान हंसने लगा। हम तो बस आपसे एक बात कंफर्म करना चाहते हैं, क्या यही इन बच्चों के पिता हैं और बगल में बैठे ये दोनों आपके जुड़वा बेटे हैं? उसने अपना कैमरा मेरी और जियांग श्याओमान की तरफ कर दिया। मुसीबत हो गई। ये जरूर छिन बिंग के खिलाफ काम करने वाले उसके बिजनेस प्रतिद्वंदी हैं। मुझे तुरंत समझ आ गया कि ये पूरा जाल बिछाया गया है। ये लोग इस स्कैंडल का इस्तेमाल करके छिन बिंग और उसकी कंपनी को नुकसान पहुंचाना चाहते थे। छिन बिंग गुस्से से पूरा कांप रही थी, लेकिन बच्चों को बचाने के लिए उसे बस धीरे धीरे पीछे हटना पड़ रहा था और पत्रकार लगातार कदम बढ़ाकर हमें घेरते जा रहे थे। कृपया हमारे सवालों का जवाब दीजिए। आपका इस आदमी के साथ आखिर क्या रिश्ता है? आप इन बच्चों की पहचान कब सार्वजनिक करने वाली हैं? वो लोग बेड तक पहुंचने ही वाले थे। मैंने भी मन कड़ा कर लिया और अचानक बेड से उछलकर खड़ा हो गया।
कमर के भयानक दर्द को सहते हुए मैंने बेड के पास रखी पानी की केतली झट से उठा ली और सीधे उन पत्रकारों पर पानी उछाल दिया। फोटो खींचोगे अपनी माँ की, हटो। फिर मैंने छिन बिंग और दोनों बच्चों को खींचा और खिड़की की तरफ इशारा करके चिल्लाया, जल्दी नीचे कूदो। मेरी इस अजीब हरकत ने वहां मौजूद सबको कुछ पल के लिए सन्न कर दिया। गर्म पानी पड़ते ही पत्रकार चीखने लगे और घबराकर अपने आप पीछे हट गए। छिन बिंग भी मेरी हरकत देखकर पूरी तरह अवाक रह गई। कूदो, यहाँ तीसरी मंजिल है। तीसरी मंजिल क्या होती है? मैं एक तरफ चादर खींचते हुए उसे रस्सी की तरह मरोड़ने लगा और साथ ही तेजी से बोलता गया, मैं गांव में 5वीं मंजिल से भी कूद चुका हूँ। झूठ बोल रहा था। असल में मैं ज्यादा से ज्यादा दूसरी मंजिल से कूदा था और तब भी मेरा पैर मुड़ गया था। मैंने चादर का एक सिरा हीटिंग पाइप से बांध दिया और दूसरा सिरा खिड़की से बाहर फेंक दिया। जल्दी, मैं सबसे आखिर में आऊंगा। मैंने छिन बिंग और दोनों बच्चों को धक्का देकर आगे किया और उन्हें चादर की रस्सी पकड़कर नीचे फिसलने को कहा। छिन बिंग एक पल के लिए हिचकिचाई, लेकिन बाहर बढ़ती जा रही पत्रकारों की भीड़ देखकर उसने दांत भींचे और छिन झाओ को गोद में उठा लिया और सबसे पहले नीचे फिसल गई। जियांग श्याओमान भी उसके तुरंत पीछे चला गया। इस छोटे की हिम्मत तो कमाल की थी। वो बंदर से भी ज्यादा तेजी से नीचे फिसल गया। मैं नीचे तुम्हें पकड़ लूंगा। मैंने आखिरी में खिड़की से बाहर निकलते हुए छिन बिंग को देखा और मेरे दिल को थोड़ी राहत मिली। फिर पलटकर उन पत्रकारों की तरफ देखा जो अब तक संभल चुके थे और उन्हें देखकर एक चुनौती भरी मुस्कान दे दी। मैंने बेड के पास पड़ा तकिया उठा लिया और जैसा सोचा था जो भी चीज हाथ लगी सब एक साथ उनकी तरफ फेंकने लगा। आओ, अब तुम्हें गांव वाले की ताकत दिखाता हूँ। जब मैंने वहां पर्याप्त हंगामा खड़ा कर दिया तभी मैं चादर पकड़कर खिड़की से नीचे कूद गया, लेकिन जमीन पर उतरते वक्त मेरा बैलेंस बिगड़ गया और मेरी पिछली बार की तरफ फिर से जमीन के साथ सीधा संपर्क हो गया। कमर की चोट के साथ अब पिछवाड़े की चोट भी डबल अटैक हो गया। छिन बिंग तुरंत मेरे पास आई और मुझे सहारा दिया। तुम पागल हो क्या? वो गुस्से और घबराहट से परेशान हो गई। उसकी आंखों के किनारे तक लाल हो गए। बकवास बंद करो, जल्दी चलो। मैं एक पैर से लंगड़ाते हुए छिन बिंग के सहारे दोनों बच्चों को साथ लेकर बुरी तरह अस्पताल से भाग निकला और वापस यूनिंग विला पहुंचा। वहां मौजूद हर किसी के दिल में अभी भी डर बैठा हुआ था। छिन बिंग ने तुरंत फोन किया और कंपनी के पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट को आगे का मामला संभालने के लिए कहा। वहीं मैं दोबारा बेड पर जा लेटा। इस बार तो मैं सच में जरा भी हिलने की हालत में नहीं था। जियांग श्याओमान और छिन झाओ मेरे बेड के पास पहरा दे रहे थे। दोनों के चेहरे पर चिंता थी। क्या तुम मरने वाले हो? अरे थैंक यू, बदमाश कहीं के। छिन बिंग ने अपना काम निपटाया फिर मेरे कमरे में आ गई। उसने वहां मौजूद सभी लोगों को बाहर भेज दिया। कमरे में अब सिर्फ हम दोनों रह गए। आज तुमने ऐसा क्यों किया? क्या क्यों? मैं तो अनजान बनने की कोशिश कर रहा था। मैंने तो बस सेल्फ डिफेंस किया था। तुम जानती हो मैं इसकी बात नहीं कर रही। छिन बिंग मेरे बेड के पास आकर बैठ गई। तुम मुझे छोड़ भी सकते थे, फिर तुमने हम लोगों को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में क्यों डाली? मैंने उसकी तरफ देखा। कमरे की रोशनी में उसने अपनी सारी हिफाजत और सख्ती उतार दी थी। उसके चेहरे पर थकान और उलझन साफ दिख रही थी। अब वो पहले वाली ऊंचे रुतबे की आइसबर्ग सीईओ नहीं लग रही थी, बल्कि एक बिल्कुल आम औरत जैसी लग रही थी। मैं कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मैं तुम्हें बचाने के लिए नहीं गया था। छिन बिंग की आंखों की चमक एक पल के लिए फीकी पड़ गई। मैं अपने बेटे को बचाने गया था। मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा, जियांग श्याओमान तुम्हारा बेटा है, छिन झाओ भी तुम्हारा बेटा है, दोनों भाई हैं। मैं दोनों में से किसी एक को भी चोट खाते हुए नहीं देख सकता। और फिर मैं एक पल के लिए रुका, फिर मुंह फैलाकर मुस्कुरा दिया। आखिर तुम मेरे बेटे की माँ हो। मैं तुम्हें किसी के हाथों परेशान होते हुए तो नहीं देख सकता ना। छिन बिंग एकदम जम गई। वो काफी देर तक मुझे देखती रही, फिर उसने अपना सिर नीचे कर लिया। उसके कंधे हल्के हल्के कांपने लगे। मैंने देखा कि एक आंसू गिरकर उसके घुटने पर रखे हाथ की पीठ पर जा गिरा। ओह, ये रो रही है। मैं अचानक घबरा गया। अरे तुम रो मत ना, मैंने तो बस ऐसे ही बोल दिया था। मेरी जुबान थोड़ी खराब है, तुम तो पहले दिन से जानती हो। मैं हड़बड़ाते हुए उसे दिलासा देने के लिए आगे बढ़ने लगा, लेकिन कमर जरा सी हिली और दर्द सीधा दिल तक चीर गया। हिलो मत। उसने अपना सिर उठाया और उसके चेहरे पर फिर से शांति लौट आई थी। बस उसकी आंखों के किनारे अभी भी थोड़े लाल थे। उसने हाथ बढ़ाकर मेरे माथे पर आए बिखरे बालों को धीरे से ठीक किया। उसकी उंगलियां बहुत ठंडी थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने मेरी त्वचा को छुआ, ऐसा लगा जैसे मेरे शरीर में करंट दौड़ गया हो। मेरी धड़कन एक पल के लिए रुक गई। जियांग जी, जांच का रिजल्ट कल आ जाएगा। मेरे दिल को जोर का झटका लगा। जिस बात का मुझे सबसे ज्यादा डर था वो आखिरकार सामने आने वाली थी। अगर रिजल्ट में साबित हो गया कि दोनों मेरे बेटे हैं तो तुम क्या करोगे? मैंने मुंह खोला, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि मेरे पास बोलने के लिए कुछ था ही नहीं। क्या करोगे? मुझे नहीं पता। भाग जाऊं? मैं एक बार पहले ही भाग चुका हूँ। श्याओमान को उसे सौंप दूं? मैं ऐसा नहीं कर सकता। इसके बाद काफी देर तक कमरे में खामोशी छाई रही। तभी बाहर से जियांग श्याओमान और छिनचाओ की लड़ाई की आवाज आने लगी। तुम्हारी वजह से पापा को चोट लगी है? बिल्कुल नहीं, उन बुरे लोगों की वजह से लगी। नहीं, तुम्हारी वजह से। तुम तो मनहूस हो। मनहूस तो तुम हो। दोनों बच्चों की बहस सुनते हुए मैं और छिन बिंग एक दूसरे की तरफ देखने लगे और दोनों की आंखों में बेबसी भरी हल्की सी मुस्कान नजर आई। शायद मामला उतना खराब नहीं था जितना हमने सोचा था। अगली सुबह मेरी आंख एक जोरदार हिलने डुलने के बीच खुली।
पापा जल्दी देखो। जियांग शाओमान मेरी आंखों के सामने एक लिफाफा लहराए जा रहा था। ये जांच की रिपोर्ट है। मेरा दिल तुरंत डूब गया। फैसले का दिन आ चुका था। मैंने कांपते हाथों से वो लिफाफा ले लिया। ऐसा लग रहा था जैसे उसका वजन 1000 किलो हो। छिनबिंग वही मेरे पास खड़ी थी। उसका चेहरा बेहद गंभीर था। दोनों बच्चे भी टेंशन में मुझे देख रहे थे। मैंने एक गहरी सांस ली और लिफाफे की सील फाड़ दी। अंदर कुछ पन्ने थे जो ढेर सारे मेडिकल टर्म्स से भरे हुए थे। मैंने सीधे आखिरी पन्ना पलटा और निष्कर्ष देखने लगा। डीएनए सीक्वेंस की तुलना के आधार पर जांच किए गए व्यक्ति जियांग जी और जांच किए गए व्यक्ति जियांग शाओमान के बीच कोई माता पिता और बच्चे का संबंध नहीं पाया गया। मैंने झटके से सिर उठाया। मुझे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। मैंने उस कागज को दोबारा पढ़ा। काले अक्षरों में सब कुछ बिल्कुल साफ लिखा था। मेरा और जियांग शाओमान का कोई खून का रिश्ता नहीं था। ये कैसे हो सकता है? तभी मुझे अचानक उस दिन का ब्लड सैंपल लेना याद आया। मैंने सैंपल में छेड़छाड़ करने के लिए अपनी उंगली काट ली थी, लेकिन उस वक्त घबराहट में मैंने जो खून उसमें डाला था वो शायद। मैंने झट से पास खड़ी छिनबिंग की तरफ देखा। कहीं ये उसी ने तो नहीं किया? छिनबिंग ने मेरी नजरों का सामना किया। उसकी आंखों में जरा भी हलचल नहीं थी। जैसा तुम चाहते थे जियांग जी, वो तुम्हारा बेटा नहीं है। मेरा दिमाग एकदम खाली हो गया। वो मेरा बेटा नहीं है तो फिर वो किसका बेटा है? मैं अभी इस बारे में सोच भी नहीं पाया था कि छिनबिंग ने एक और दस्तावेज निकाल लिया। ये दूसरी रिपोर्ट है। उसने वो दस्तावेज मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैंने उसे लेकर देखा। ये छिनबिंग और जियांग शाओमान की पितृत्व जांच रिपोर्ट थी। निष्कर्ष में छिनबिंग के जियांग शाओमान की जैविक मां होने की पुष्टि हुई थी। जैसा मैंने सोचा था। तो अब तुम्हारे पास कहने के लिए और क्या बचा है? छिनबिंग मुझे देख रही थी और उसकी आंखों में फिर से ठंडापन लौट आया था। तुमने 6 साल तक मुझे धोखा दिया। 6 साल तक मेरे बेटे को अपने पास रखा। जियांग जी, तुमने वाकई कमाल कर दिया। मैंने मुंह खोला, लेकिन मेरे पास कहने के लिए एक शब्द भी नहीं था। हाँ, मैंने ही उसे धोखा दिया था। मैंने जियांग शाओमान की तरफ देखा। वो उलझन भरे चेहरे के साथ हमारी तरफ देख रहा था। साफ था कि उसे हमारी बातें बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। मम्मी, इसका क्या मतलब है? अंकल मेरे छोटे भाई के पापा नहीं है क्या? छिनबिंग ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। वो मेरे सामने आकर खड़ी हो गई और पहले से तैयार किया हुआ एक कॉन्ट्रैक्ट मेरे बेड पर पटक दिया। जियांग जी, हमारी जान पहचान का ख्याल रखते हुए और इस बात के लिए भी कि तुमने एक बार हमारी जान बचाई थी, मैं तुम्हें आखिरी बार एक मौका दे रही हूँ। यहाँ 1 करोड़ है। पैसे ले लो और हमारी दुनिया से हमेशा के लिए गायब हो जाओ। बच्चों के सामने दोबारा कभी मत आना। 1 करोड़ 6 साल पहले वाली रकम से 2 गुना है। इतना काफी है। इससे मैं किसी भी शहर में खुलकर पैसे उड़ा सकता हूँ। मैंने उस कॉन्ट्रैक्ट को देखा, फिर बेड के पास मासूम चेहरे के साथ खड़े जियांग शाओमान को देखा। इन 6 सालों की एक एक याद फिल्म की तरह मेरी आंखों के सामने घूम गई। जब उसने पहली बार मुझे पापा कहा था, जब उसने पहली बार चलना सीखा था, जब वो बीमार पड़ा था, मैंने उसे पूरी रात गोद में लेकर आंख तक नहीं झपकाई थी। जब उसने कोई शरारत कर दी थी तो मैं उसकी तरफ से दूसरे लोगों से माफी मांगने जाता था और वो अपने बचाए हुए टॉफी के टुकड़े चुपके से मेरी जेब में डाल देता था। मैंने उसे एक दूध के लिए रोते हुए छोटे से बच्चे से बड़ा करके ऐसा शरारती बंदर बना दिया था जो पेड़ पर चढ़कर चिड़ियों के घोंसले तक लूट आता था। वो मेरी पूरी दुनिया था और अब कोई मेरी पूरी दुनिया को 1 करोड़ में खरीदना चाहता था। मैं हंस पड़ा। मैंने अपने हाथ उठाए और मेरे चारों तरफ एक ग्वांटलेट आ गया। पूरी तरह फाड़ डाला। कागज के टुकड़े बर्फ के फूलों तरफ फाड़ डाला। कागज के टुकड़े बर्फ के फूलों की तरह जमीन पर गिरने लगे। छिन मैडम, पैसा अच्छी चीज है, लेकिन इस दुनिया में कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिन्हें पैसों से नहीं खरीदा जा सकता। 6 साल पहले मैंने तुम्हारे पैसे लिए और उसे उठा कर ले गया। हाँ, उसे। इसमें मेरी गलती थी। इन 6 सालों में मैं उसे कोई अच्छी जिंदगी नहीं दे पाया। ये मेरी काबिलियत की कमी थी, लेकिन शुरू से आखिर तक मैंने उसे अपना सगा बेटा ही माना। मैंने उसे चलना सिखाया, उसे बोलना सिखाया, उसे इंसान बनना सिखाया, उसे ईमानदार और बहादुर बनना सिखाया। वो मेरे जियांग जी का बेटा है। भले ही हमारे बीच खून का रिश्ता नहीं है, फिर भी वो हमेशा मेरा बेटा रहेगा। तुम उसे चाहती हो तो ले जा सकती हो, लेकिन सिर्फ मेरी लाश के ऊपर से। मेरी बात बम की तरह कमरे में फट पड़ी। छिनबिंग का चेहरा पल भर में सफेद पड़ गया। शायद उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी नजरों में पैसों के पीछे भागने वाला गांव का गवार ऐसी बात कहेगा। उसके होंठ कांपने लगे, लेकिन वो एक पूरा शब्द भी नहीं बोल पाई। तुम मरना मत। मैं तुम्हें मरते हुए नहीं देखना चाहता। मुझे कुछ नहीं चाहिए मम्मी, मुझे बस पापा चाहिए। मुझे छोड़कर मत जाना। वो रोते रोते बुरी तरह हाँफने लगा और दौड़कर मेरे पैर से लिपट गया। मैं नीचे बैठा और उसे कसकर अपनी गोद में भर लिया। मेरी आंखों के किनारे भी लाल हो गए। पगले, पापा तुम्हें भला कैसे छोड़ सकते हैं? अंकल। छिन झाओ भी हमारे पास आ गया। वो हमें देखने लगा, फिर अपनी मम्मी की तरफ देखने लगा। उसके छोटे से चेहरे पर उलझन और बेबसी साफ लिखी थी। वो एक पल के लिए हिचकिचाया, फिर अपना छोटा सा हाथ बढ़ाकर धीरे से मेरे कपड़े का कोना खींचा। अंकल, आप मत जाओ। मेरा दिल एकदम नरम पड़ गया। तभी दरवाजे पर एक ऐसी आवाज गूंजी जिसकी मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। बस सफेद बालों वाला, लेकिन अब भी बेहद चुस्त दुरुस्त एक बूढ़ा आदमी। वो छड़ी के सहारे और हाउसकीपर की मदद से अंदर चला आया। वो छिन बिंग के पिता थे, छिन ग्रुप के चेयरमैन। मैंने उन्हें सिर्फ बिजनेस मैगजीन में ही देखा था। आप यहाँ कैसे आए? छिन बिंग हैरानी से सीधी खड़ी हो गई।
अगर मैं अब भी नहीं आता तो तुम इस पूरे घर को ही तोड़कर रख देती। बूढ़े ने ठंडी हंकार भरी। उसकी तेज नजरों ने पूरे कमरे का जायजा लिया और आखिर में उसकी नजर मुझ पर आकर टिक गई। तुम ही जियांगजी हो। मैंने तुरंत कमर सीधी कर ली। मैंने भी जांच की रिपोर्ट देखी है। वो छिन बिंग के सामने जाकर गुस्से में बोला, तुमने जांच की रिपोर्ट तक नकली बनाने की हिम्मत की? मैंने झटके से सिर उठाया और छिन बिंग की तरफ देखा। नकली? छिन बिंग का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने अपना सिर नीचे कर लिया। पापा, तुम्हें लगता है मुझे पता नहीं कि तुम क्या करना चाहती हो? तुम नकली रिपोर्ट के जरिए जियांगजी को यहाँ से भगाना चाहती थी और फिर दोनों बच्चों पर अकेले अपना हक जमाना चाहती थी। तुम बहुत स्वार्थी हो। बूढ़े ने हाउसकीपर के हाथ से एक और दस्तावेज लिया और मेरी तरफ बढ़ा दिया। यही असली जांच की रिपोर्ट है। मैंने कांपते हाथों से वो रिपोर्ट ले ली। निष्कर्ष वाले पन्ने पर बिल्कुल साफ लिखा था, जियांगजी के जियांग श्याओमान का जैविक पिता होने की पुष्टि हुई थी और जियांगजी के छिन झाओ का भी जैविक पिता होने की पुष्टि हुई थी। मुझे लगा जैसे मेरे दिमाग को 10,000 हस्की कुत्तों ने मिलकर तहस नहस कर दिया हो। चारों तरफ बस बर्बादी ही बर्बादी थी। ये औरत। मैं गुस्से में छिन बिंग की तरफ उंगली करके कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। आखिर वो चाहती क्या थी? पहले नकली रिपोर्ट बनवाई और कहा कि मेरा और श्याओमान का कोई रिश्ता नहीं है। फिर पैसों का लालच देकर मुझे भगाना चाहा और अब मैं बस। लेकिन छिन बिंग आखिरकार बोल पड़ी, मैं बस तुम्हें टेस्ट करना चाहती थी। मैं जानना चाहती थी कि तुम्हारे लिए आखिर पैसा ज्यादा जरूरी है या बच्चे। 6 साल पहले तुम पैसों के लिए सब कुछ छोड़ सकते थे। मुझे डर था कि तुम अब भी वैसे ही हो। मैं एकदम ठिठक गया। तो अभी तक जो कुछ हुआ वो सब मेरा टेस्ट था, तो तुम्हें अपने टेस्ट का रिजल्ट मिल गया? मैंने नाराज होकर पूछा। छिन बिंग ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी लाल हुई आंखों ने सब कुछ बता दिया। ठीक है। तभी छिन दादाजी बोल पड़े, जो बीत गया उसे बीत जाने दो। अब सबसे जरूरी बात है कि बच्चों का क्या किया जाए। उन्होंने पहले मेरी तरफ देखा, फिर छिन बिंग की तरफ। तुम दोनों बच्चों के सगे माता पिता हो। तुम में से कोई भी दूसरे का हक नहीं छीन सकता। मेरी राय है कि तुम दोनों शादी कर लो। क्या? मैं और छिन बिंग एक साथ चिल्ला उठे। शादी? मैं और छिन बिंग? दादाजी मजाक कर रहे थे क्या? ये बूढ़े तो मुझसे भी ज्यादा अजीब अजीब ख्याल सोच लेते हैं। पापा, आप क्या बोल रहे हैं? मेरी और इसकी शादी हो ही नहीं सकती। मैं भी नहीं करूंगा। मैंने तुरंत उसकी बात का समर्थन किया। मुझे गांव की आजाद जिंदगी की आदत पड़ चुकी है। मैं अपनी बाकी जिंदगी किसी आइसबर्ग के सामने नहीं बिताना चाहता। तुमने किसे आइसबर्ग कहा? जिसे कहा वही समझे। हम दोनों फिर से लड़ते हुए मुर्गों की तरह झगड़ने लगे। तुम दोनों चुप हो जाओ। तुम्हें लगता है मैं ये सब अपनी खुशी से कर रहा हूँ। अगर मेरे दोनों प्यारे पोते नहीं होते तो मैं तुम दोनों की परवाह तक नहीं करता। उन्होंने जियांग श्याओमान और छिन झाओ की तरफ उंगली की। तुम दोनों से पूछो, क्या इन्हें एक पूरा परिवार चाहिए? क्या ये चाहते हैं कि इनके पापा और मम्मी हमेशा साथ रहें? दोनों बच्चों ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर दोनों ने एक साथ सिर हिला दिया। जियांग श्याओमान तो तुरंत बोल पड़ा, मैं चाहता हूँ कि अंकल। ओह नहीं, पापा और मम्मी साथ रहें। छिन झाओ ने भी धीमी आवाज में कहा, मैं भी चाहता हूँ। कमाल है, दोनों छोटे गद्दारों ने हमें बेच दिया। मैं और छिन बिंग दोनों की बोलती बंद हो गई। बस अब यही तय हुआ। दादाजी ने हमें बहस करने का मौका ही नहीं दिया। बच्चों को एक सही और जायज पहचान देने के लिए और बाहर के उन सारे मीडिया वालों का मुंह बंद करने के लिए। तुम दोनों की शादी जरूर होगी, लेकिन ये सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज होगी। तुम दोनों अलग अलग कमरों में सोते रह सकते हो। एक दूसरे की जिंदगी में दखल देने की जरूरत नहीं है जब तक बच्चे बड़े नहीं हो जाते। उसके बाद अगर तुम दोनों तलाक लेना चाहो तो ले सकते हो। मैं बिल्कुल नहीं रोकूंगा। इस पर मैं और छिन बिंग एक दूसरे की तरफ देखने लगे और दोनों को एक दूसरे की आंखों में हल्की सी हिचकिचाहट नजर आई। फिलहाल यही एकमात्र और सबसे अच्छा समाधान लग रहा था। मैं तुम दोनों को सोचने के लिए एक दिन का समय देता हूँ। इतना कहकर दादाजी हाउसकीपर को साथ लेकर पूरे रौब के साथ बाहर चले गए। कमरे में फिर से सिर्फ हम 4 लोग रह गए। माहौल इतना अजीब था कि पैर की उंगलियों से भी 3 कमरों वाला घर खोदा जा सकता था। आखिर में मैंने ही चुप्पी तोड़ी। वो छिन मैडम, मैंने गला साफ किया। आपको क्या लगता है? छिन बिंग ने मुझे घूर कर देखा। साफ था कि वो अभी भी आइसबर्ग वाली बात से नाराज थी। बच्चों के लिए मुझे कोई आपत्ति नहीं है, उसने ठंडे लहजे में कहा। तो ठीक है, मैंने सिर हिला दिया। मुझे भी कोई आपत्ति नहीं है। और इस तरह मेरी और छिन बिंग की शादी इतनी जल्दी तय हो गई। 3 दिन बाद हम दोनों ने मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑफिस जाकर शादी का सर्टिफिकेट ले लिया। हाथ में उस लाल रंग के शादी के सर्टिफिकेट को देखकर मुझे लग रहा था जैसे मैं सपना देख रहा हूँ। 6 साल पहले मैंने पैसे के लिए खुद को बेच दिया था और 6 साल बाद मैंने बेटे के लिए खुद को बेच दिया। जिंदगी सच में ड्रामा से भरी हुई है। अपने इस नए परिवार के बनने की खुशी में मैंने खुद खाना बनाकर सबको खिलाने का फैसला किया। मैंने शेफ की मदद लेने से साफ मना कर दिया और अकेले ही विला की पूरी किचन पर कब्जा कर लिया। पापा, आप क्या स्वादिष्ट बनाने वाले हो? जियांग श्याओमान ने मुंह में पानी भरते हुए पूछा। तुम लोगों के लिए अपनी स्पेशल डिश बनाऊंगा, देगची वाला चिकन। मैंने गांव में 6 महीने से पाली हुई उस बड़े मुर्गे को बाहर निकाला और उसे साफ करने लगा। छिन चाओ और छिन बिंग माँ बेटे ने साफ तौर पर ऐसा नजारा पहले कभी नहीं देखा था। दोनों दूर जाकर खड़े हो गए। आधे घंटे बाद किचन से खाने की खुशबू पूरे घर में फैलने लगी। मैंने भाप उड़ाती हुई देगची वाला चिकन और उसके चारों तरफ चिपकी हुई मकई की रोटियों के साथ सब कुछ एक साथ टेबल पर रख दिया।
आओ अपने पापा के हाथ का खाना चखो। जियांग श्याओमान ने सबसे पहले हाथ बढ़ाया। उसने एक रोटी उठाई और उसे चिकन की ग्रेवी में डुबोकर मुंह पूरा तेल से भरते हुए खाने लगा। वाह, बहुत स्वादिष्ट है, बहुत ही स्वादिष्ट। मैंने चिकन की एक टांग छिनचाओ की प्लेट में रख दी। झाओ झाओ, तुम भी चखो। छिनझाओ ने बहुत सावधानी से एक छोटा सा निवाला लिया। उसकी आंखें तुरंत चमक उठी। स्वादिष्ट है। मैंने गर्व से छिनबिंग की तरफ देखा। छिन मैडम, थोड़ा सा खाकर तो देखिए। छिनबिंग ने एक पल के लिए हिचकिचाया, फिर भी उसने चॉपस्टिक उठाकर चिकन का एक छोटा सा टुकड़ा लिया और बड़े सलीके से उसे मुंह में रख लिया। फिर वो एकदम रुक गई। कैसा है? उसने कुछ नहीं कहा, बस फिर से एक और टुकड़ा उठा लिया। फिर एक के बाद एक टुकड़े खाती चली गई। आखिर में उसने चिकन की लगभग आधी देगची ही खत्म कर दी। मुंह से तो कह रही थी कि नहीं चाहिए, लेकिन शरीर तो काफी ईमानदार निकला। खाना खत्म होने के बाद हम चारों का एक परिवार की तरह बैठना अभी भी थोड़ा अजीब लग रहा था। हम लिविंग रूम में बैठकर टीवी देखने लगे। जियांग श्याओमान और छिन झाओ मेरे पास चहचहाते हुए लगातार बातें कर रहे थे। छिन बिंग हमसे थोड़ी दूर एक सिंगल सोफे पर बैठी थी, हाथ में एक फाइनेंस मैगजीन पकड़े हुए, लेकिन उसकी नजरें बार बार हमारी तरफ चली जाती थी। टीवी पर उस वक्त एक कॉमेडी फिल्म चल रही थी। हम तीनों हंसते हंसते लोटपोट हो रहे थे। हंसते हंसते छिन बिंग के होंठों का कोना भी खुद को रोक नहीं पाया और हल्का सा ऊपर उठ गया। उस पल बाहर की चांदनी खिड़की से अंदर आ रही थी और उसके चेहरे पर पड़ रही थी। मुझे अचानक लगा कि ये आइसबर्ग शायद उतना ठंडा भी नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के बाद की जिंदगी भी खूब हंगामे और अनपेक्षित मजेदार घटनाओं से भरी थी। मैं जियांगजी, एक गांव के मुर्गी पालने वाले से एक झटके में छिन ग्रुप की सीईओ का घर जमाई बन गया था और इस पति की सबसे बड़ी जिम्मेदारी बच्चों को संभालना थी। छिन बिंग अब भी वही काम की दीवानी औरत थी। हर दिन सुबह जल्दी निकलती और रात देर से घर आती थी, लेकिन अब वो घर आने का टाइम धीरे धीरे पहले करने लगी थी। पहले वो हमेशा कंपनी से सबसे आखिर में निकलती थी। अब वो गैर जरूरी बिजनेस डिनर और मीटिंग्स टाल देती थी और डिनर से पहले घर पहुंचने की कोशिश करती थी, क्योंकि उसे पता था कि घर में 3 लोग उसके साथ खाना खाने का इंतजार कर रहे हैं। मैंने अपना दूसरा करियर भी शुरू कर दिया, हाउस हस्बैंड, अपनी जबरदस्त कुकिंग स्किल के दम पर। मैंने घर के तीनों लोगों का दिल उनके पेट के रास्ते जीत लिया, खासकर छिन बिंग का। मुंह से तो वो मेरे खाने को ऑयली और अनहेल्दी बताती थी, लेकिन हर बार सबसे ज्यादा वही खाती थी। दोनों बेटों का रिश्ता भी धीरे धीरे और मजबूत होता गया। जियांग शायोमान छिन झाओ का पर्सनल बॉडीगार्ड बन गया। किंडरगार्टन में अगर कोई छिन झाओ को परेशान करने की हिम्मत करता तो सबसे पहले वही उसके सामने पहुंच जाता। वहीं छिन झाओ जियांग शायोमान का पर्सनल छोटा टीचर बन गया। हर रात वो उसके होमवर्क पर नजर रखता था और उसे कहानियां सुनाता था। एक हर वक्त खरगोश की तरह उछलता कूदता था और दूसरा बिल्कुल शांत और मासूम रहता था। फिर भी दोनों की जोड़ी हैरान करने वाली तरह से परफेक्ट थी। उस दिन छिन ग्रुप की एनिवर्सरी सेलिब्रेशन पार्टी थी। सीईओ के परिवार के सदस्य होने के नाते छिन बिंग ने मुझे जबरदस्ती उस पार्टी में जाने को कहा। मैंने उधार लिया हुआ एक हाई एंड डिजाइनर सूट पहन रखा था और सजे धजे लोगों की भीड़ के बीच खड़ा था। मुझे बिल्कुल भी आराम नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे हंसों के झुंड में कोई हस्की घुस आया हो। वहीं छिन बिंग किसी क्वीन की तरह सिल्वर रंग की इवनिंग ड्रेस पहने हुए थी और पूरी तरह चमक रही थी। उसने मेरी बांह पकड़ रखी थी और बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स के बीच बड़ी आसानी से घूम रही थी। ये मेरे पति जियांग जी हैं। जब भी वो मेरा इस तरह परिचय करवाती थी, मैं उन बड़े लोगों की आंखों में जलन, ईर्ष्या और तिरस्कार से भरी मिली जुली नजरें महसूस कर सकता था। घूरना बंद करो, तुम भी किसी के पैसों पर पलना चाहते हो, लेकिन तुम्हें यह मौका भी नहीं मिलेगा। पार्टी आधी हो चुकी थी। तभी चिकने चुपड़े चेहरे वाला एक आदमी हाथ में शराब का गिलास लेकर हमारी तरफ आया। वही उस दूसरी कंपनी का बॉस था जिसने पहले पत्रकारों को अस्पताल भेजकर हमें घेरने की कोशिश की थी। उसका सरनेम वांग था। छिन मैडम, बहुत समय बाद मुलाकात हो रही है। आप तो पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही हैं। वांग बॉस ने बुरी नीयत वाली मुस्कान दी। और ये शायद वही मशहूर जियांग साहब हैं। आपसे मिलने की बहुत इच्छा थी। सच में बड़े हैंडसम और टैलेंटेड लग रहे हैं। उसकी बातों में छिपा ताना कोई बेवकूफ भी आसानी से समझ सकता था। छिन बिंग का चेहरा तुरंत ठंडा पड़ गया और वो गुस्से में जवाब देने ही वाली थी, लेकिन मैंने उससे पहले ही उसका हाथ पकड़ लिया और वांग बॉस की तरफ देखकर एक चमकदार मुस्कान दे दी। वांग बॉस, है ना? मैंने भी आपके बारे में बहुत सुना है। सुना है हाल ही में आपकी कंपनी की फंडिंग में थोड़ी दिक्कत चल रही है। अरे बिजनेस है भाई, कभी फायदा होता है तो कभी नुकसान, लेकिन मेरी किस्मत तो जन्म से ही अच्छी है। मुझे इतनी अच्छी पत्नी जो मिल गई है, अब पूरी जिंदगी मुझे किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैंने जानबूझकर छिन बिंग की कमर को और कसकर पकड़ लिया और उसके कान के पास जाकर प्यार से कहा, वाइफ तुम बताओ, है ना? छिन बिंग का पूरा शरीर एकदम अकड़ गया, लेकिन फिर भी उसने साथ देते हुए सिर हिला दिया। वांग बॉस का चेहरा तुरंत हरा पड़ गया। मेरी बात ऊपर से देखने पर खुद के पैसों पर पलने का दिखावा लग रही थी, लेकिन असल में मैं उसकी कंपनी की हालत पर ताना मार रहा था और साथ में थोड़ा अपनी मैरिड लाइफ भी फ्लॉन्ट कर रहा था। अटैक ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन बेइज्जती जबरदस्त थी। वांग बॉस गुस्से से कुछ बोल ही नहीं पाया। तुम क्या? मैंने शैंपेन का एक गिलास उठा लिया और उसकी तरह उसे हल्का सा घुमाने लगा। वांग बॉस,
यहाँ दूसरों पर ताना मारने का टाइम है तो इससे अच्छा वापस जाकर सोचिए कि अपने कर्मचारियों की सैलरी कैसे देंगे। ऐसा ना हो कि आपकी कंपनी बंद हो जाए और फिर नौकरी मांगने मेरी पत्नी के पास आना पड़े। इतना कहकर मैं छिन बिंग को साथ लेकर वहां से निकल गया। पीछे से वांग बॉस की गुस्से से भरी गालियां सुनाई दे रही थी। एक सुनसान कोने में पहुंचने के बाद छिन बिंग ने मेरा हाथ झटके से छुड़ा लिया। वो मुझे कॉम्प्लेक्स नजरों से देखने लगी। मुझे क्या हुआ? मैंने गर्व से भौहें उठाई। तुम्हारे लिए बदला लिया, थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं। छिन बिंग काफी देर तक चुप रही, फिर अचानक मुझसे पूछा। मैं हल्का सा मुस्कुराया। मैं बस एक किसान हूँ, तुम्हारे बेटे का बाप हूँ और कानूनी तौर पर तुम्हारा पति भी हूँ। फिर उसके बाद आगे की बात आगे देखेंगे। मैंने बैंक्वेट हॉल की चमकती रोशनी और दूर केक चुराकर खाते उन दोनों छोटे बच्चों को देखा। कम से कम अभी मुझे अपनी जिंदगी काफी अच्छी लग रही थी। छिन बिंग ने भी मेरी नजरों का पीछा करते हुए उधर देखा और मुस्कुरा दी। उसकी मुस्कान ऐसी थी जैसे बर्फ पहली बार पिघल रही हो और जैसे वसंत में फूल खिल रहे हों। शायद जिंदगी ऐसी ही होती है, अनपेक्षित मोड़ों और सरप्राइज से भरी हुई। किसने सोचा था कि 6 साल पहले हुई एक बेतुकी डील आज ऐसे शोर शराबे वाले लेकिन बेहद गर्मजोशी भरे परिवार में बदल जाएगी। मैंने अपने पास खड़ी उस औरत और थोड़ी दूर खड़े अपने दोनों बेटों को देखा और मेरे दिल में पहली बार इतना सुकून था। छोड़ो, पूरी जिंदगी ये फ्री की रोटी खाना भी शायद कोई घाटे का सौदा नहीं है।